Everyone, welcome to I Spine. This is शिवानी सक्सेना. Hope you are very well. So इस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाला है चैप्टर नंबर 15 जो आपका NCERT 9 का लास्ट चैप्टर है 15 और इसका नेम है खाद्य संसाधनों में आखिर सुधार क्यों किया जाता है। आपको पता है कि सुधार क्यों किया जाता है और क्यों इम्पोर्टेंट है सुधार करना, और सारी नॉलेज आज के चैप्टर में हम लोग गेन करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। पहले हम जान लेते हैं कि खाद्य संसाधनों में सुधार क्यों किया जाता है। आपको पता है कि हम सभी भोजन के लिए कृषि पर डिपेंड रहते हैं, पशुपालन पर डिपेंड रहते हैं। भारत की जो जनसंख्या है वो मोस्टली एक तरीके से बहुत बढ़ती ही जा रही है और काफ़ी तेज़ी के साथ इसमें बढ़ोतरी हो रही है। कृषि योग्य जैसे भूमि है तो वो एक तरीके से सीमित है। फसल, पशुधन, उत्पादन क्षमता का भी बढ़ना एक तरीके से एकमात्र उसका हाल है। इसीलिए खाद्य संसाधनों में काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। अभी अगर बात करें हम लोग हरित क्रांति की, तो आखिर हरित क्रांति होता क्या है, काफ़ी अच्छे से इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आपको पता है क्या हुआ था कि आपका वर्ष 1960 से लेके आप 75 तक ले लीजिए, और इस अवधि में क्या हुआ था कि भारत में फसल उत्पादन की काफ़ी वृद्धि हुई। और इस दौरान किसानों की जो अपनी उपज बढ़ाने के लिए खेतों में जो भी अंधाधुंध जैसे रासायनिक उर्वरकों का यूज़ करना, कीटनाशकों का दवाइयों का यूज़ करना, काफ़ी अंधाधुंध तरीके से उसका अंधाधुंध का मतलब है कि काफ़ी अधिक मात्रा में उसका यूज़ किया गया। और इस प्रकार जो पिछली हरित क्रांति में पर्यावरण काफ़ी नुकसान पहुंचा उसको। अतः जो कृषि है, कृषि पशुपालन के लिए एक तरीके से संपूर्ण प्राणियों को भी अपनाने की आवश्यकता है। आज की जनरेशन में अगर आप देखें तो फसल उत्पादन में उन्नति, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे समझेंगे कि आप यहाँ पे जान पाएंगे जैसे कि अगर फसल उत्पादन की उन्नति के लिए हमें क्या क्या नीड होती है। जैसे कि फसल की किस्मों में सुधार किया जाना चाहिए और फसल उत्पादन का एक तरीके से प्रबंध किया जाना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए उसका, और फसल सुरक्षा के लिए एक प्रबंधन होना चाहिए। ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे पॉइंट हैं जो आपको मैं बता रही हूँ, और आपको ये नोट भी कर लेना अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको 3 पॉइंट बताए कि हम उसमें सुधार कर सकते हैं फसलों की किस्मों में, तो कैसे हम उसमें सुधार कर सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल्स में। आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि अच्छी उत्पादन के लिए अच्छी किस्म के बीजों की चयन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे कि कृषि वैज्ञानिक है तो कृषि वैज्ञानिक फसलों की किस्मों के लिए क्या होता है कि सुधार के लिए नए नए उपयोग करते ही रहते हैं। अब फसलों की जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उत्पादन की गुणवत्ता होती है, तो उच्च उत्पादन का विकास एक तरीके से संग्रहण द्वारा ही किया जाता है। फसलों के प्रबंधन की हम बात करें तो आप देखेंगे कि फसलों का प्रबंधन हम कर सकते हैं। उसमें हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको समझने की कोशिश करेंगे काफ़ी अच्छे से। समझाती हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे हम फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमें जैसे कि पोषक प्रबंधक हो गया, देन आपका यहाँ पे हो गया सिंचाई हो गया, ठीक। तो सिंचाई ले सकते हैं आप, और क्या कहते हैं आप क्या लेंगे इसमें फसल पैटर्न लेंगे कि फसल पैटर्न क्या होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको डिटेल्स में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छे से समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। आप लोगों को बस ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट पोषक प्रबंधक के बारे में बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के बारे में, तो आप यहाँ पे समझेंगे जैसे कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी नहीं हो, काफ़ी अच्छे उसकी पोषक तत्वों की कमी इसमें नहीं होनी चाहिए। पौधों का सभी एक तरीके से विकास के लिए हवा है, पानी है, पोषक तत्वों की उचित मात्रा में होना बहुत 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 ही ज़्यादा आवश्यक होता है। मिट्टी में पोषक तत्वों की उचित मात्रा बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसमें खाद और उर्वरक का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे खाद की, तो खाद क्या होता है आपको पता है। आपको यहाँ समझ लेना है खाद के बारे में कि खाद क्या होता है। आपको यहाँ पे डिटेल्स में समझाया गया है। खाद को जो जंतु होते हैं ना, जंतु के अपशिष्ट तथा उसके पौधों के कचरे अपघटन से तैयार जो किया जाता है उसे हम लोग खाद बोलते हैं। खाद क्या होता है कि जो अपशिष्ट जंतु होते हैं तथा पौधे जो भी कचरों के अपघटन होते हैं उसे तैयार तो कर लिया जाता है। खाद में क्या होता है कि खाद जो होता है वो मिट्टी में पोषक तत्वों, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को एक तरीके से बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरकता जो होती है उसको बढ़ावा देती है।
जो खाद होता है ना, ये भी यहाँ पे आपको समझ लेना है कि खाद मिट्टी की संरचना में सुधार करती है और साथ ही मिट्टी जो होती है, मिट्टी में पानी को रखने के लिए क्षमता भी बढ़ाती है। खाद जो होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, एक होता है कंपोस्ट और एक होता है आपका हरी खाद। ठीक है, ये दो प्रकार का खाद हो सकता है यहाँ पे, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कंपोस्ट क्या होता है आपका। तो कंपोस्ट खाद के बारे में मैंने आपको बताया था ना, तो आपको पता है कि कंपोस्ट अगर हम लोग इसके बारे में जानेंगे, जैसे कि पशुओं से प्राप्त जो गोबर होता है, ठीक है, गोबर हो गया, और जो सब्जी के छिलके होते हैं ना, घरेलू जो कचरा होता है किचन का, और जो भी फेंके हुए, जो भी आपका बोला जाए, जैसे कि खर हो गया, खरपतवार होता है ना, खरपतवार, और आपका जो भी बहुत सारे ऐसे कंपोस्ट तैयार किए जाते हैं इससे। और अगर बोला जाए आपसे, जो कंपोस्ट है, कंपोस्ट के निर्माण के लिए जब केंचुओं, मतलब केंचुओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कि वार्मिंग कंपोस्ट हम उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्मिंग कंपोस्ट हम उसे बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें हरी खाद की, तो हरी खाद के बारे में भी आप यहाँ पे डिटेल्स में जानेंगे कि हरी खाद क्या होता है। तो खेतों में जो भी आपका एक तरीके से प्रदर्शन होता है, जैसे मूंग है, बघार है, तो बहुत सारी ऐसे उगाने से उन पे हल चला कर क्या होता है, मिट्टी में उसको मिला दिया जाता है, ताकि उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और जो फास्फोरस की मात्रा है वो काफ़ी अच्छे से उसमें बढ़ जाए। और ऐसी जो खाद होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हरी खाद बोलते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस जो मिट्टी में, जैसे मैंने बताया, तो आप इसको लाइन को यहाँ पे हाईलाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे उर्वरक की, तो उर्वरक क्या होता है आपको पता है क्या? आइए जानते हैं उर्वरक के बारे में, है ना। तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे उर्वरक के बारे में। तो उर्वरक क्या होता है, जैसे कि जो उर्वरक होते हैं वो कारखानों में व्यावसायिक रूप से तैयार किया जाता है उनको, और जो मिट्टी में उर्वरक का उपयोग किया जाता है वो फसलों की वृद्धि के लिए किया जाता है, काफ़ी अच्छी रहता है उर्वरक। अब उर्वरक जो होता है उसमें जैसे नाइट्रोजन है आपका, और फास्फोरस है, पोटेशियम है, वो हमें प्रदान करते हैं। और उर्वरक जो होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं आर्थिक रूप से, ये आपको समझ लेना है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट यहाँ पे सिंचाई के बारे में, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि सिंचाई क्या होता है। जैसे कि भारतीय कृषि और वर्षा पे आधारित जो होते हैं, वर्षा पे एक तरीके से, वर्षा पे अगर बोला जाए निर्भरता से, मतलब कृषि उपज है बहुत कम होती है, और अधिक पैदावार के लिए फसलों को सिंचाई की बहुत ज़्यादा उचित व्यवस्था उसमें होनी चाहिए और हमें करनी चाहिए। सिंचाई के भी कुछ प्रमुख स्रोत होते हैं, जैसे आपका तालाब है, नदियां हैं, कुएं हैं, नहर हैं। तो ये सारे जो मैंने बताया आपको, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये इसके सिंचाई के प्रमुख स्रोत होते हैं, जो यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए काफ़ी अच्छे से। ओके, होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। मैंने आपको एक और बताया था, उसका थर्ड वाला पॉइंट क्या था, फसल पैटर्न। तो फसल पैटर्न के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि फसल पैटर्न क्या होना है, क्या नहीं होना है। अगर बात करी जाए फसल पैटर्न के बारे में, जैसे अगर हम लोग बात करें, है ना, तो क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में तो आप यहाँ पे जानेंगे कि अधिक लाभ के लिए क्या होता है, फसल उगाने में विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। एक तरीके की विधि इसमें नहीं यूज़ की जाती है, काफ़ी तरीके की विधि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए जैसे कि मिश्रित फसल, तो मिश्रित फसल का मतलब इसमें यही हो गया कि इसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है। जैसे कि आपका गेहूँ चना, गेहूँ प्लस चने की फसल, यहाँ पे गेहूँ प्लस सरसों, गेहूँ चना, है ना, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो गेहूँ प्लस चना, गेहूँ प्लस सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तो ये सारी फसलों को हम एक साथ उगा सकते हैं, मतलब एक से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है, तो हम उसे मिश्रित फसल बोलते हैं। इस विधि से क्या होता है कि एक फसल नष्ट होने पर भी दूसरी फसल का उत्पादन भी, मतलब उसकी आशा रहती है, हमें होप रहती है कि हाँ वो फसल अच्छी होगी हमारी, अगर एक फसल बेकार हो जाती है तो। एक होता है जैसे कि अंतरा फसलीकरण है, तो ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, आप इसे यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, जस्ट मिनट। हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें दो या दो से जो भी अधिक फसलों को एक साथ एकांतर, मतलब पंक्तियों में उगाया जाता है, जैसे कि सोयाबीन, मक्का हो गया, बाजरा, लोबिया हो गया। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये यहाँ पे आपको समझ लेने हैं। और जैसे कि इसमें क्या होता है कि फसल का चुनाव जो किया जाता है वो इस प्रकार करते हैं हम लोग कि उनकी जो पोषक तत्वों की जो भी आवश्यकताएँ हैं वो भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, भिन्न होना, ताकि क्या होगा कि पोषकों का एकदम अधिकतम उपयोग हम उसका कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है, और कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और ऑलमोस्ट आपका ऐप पार्ट 2, और मैं इसको अपलोड कर दूँगी, अभी तो पार्ट 1 है, आप इसको काफ़ी अच्छे से समझिए, और देन मैं आपका पार्ट 2 भी अपलोड कर दूँगी। फिर आपका ये क्या होगा, चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, और आपकी बुक भी NCERT 9 ख़त्म हो जाएगी। और बाकी का अगर बोला जाए आपसे, तो 10th क्लास की बुक भी मैं आप स्टार्ट कर दूँगी,
लेकिन उससे पहले आप इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर ही सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और काफ़ी अच्छे से पढ़िए। जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम उनके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बेस्ट ऑफ लक। किसी को भी नोट्स की नीड हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आईएएस पॉइंट की तरफ से एसएससी जीडी के नोट्स रेडी किए गए हैं और नोट्स का जो कुल अमाउंट है वो आपका 299 है। बहुत ही अच्छे से नोट्स तैयार किए गए हैं। अगर आप चाहें तो एक ही सब्जेक्ट के भी नोट्स आपको मिल सकते हैं, बहुत ईजीली मिल सकते हैं। आप आईएएस पॉइंट के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स अच्छे से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप उसे हम लोगों से शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व की जाए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।